स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिटी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी का जो जनरल एसटीडीज है, ठीक है, उसका आज मैं भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1। यहां पे यांत्रिकी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताऊँगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पिछले साल जो पेपर हुए थे रेलवे के, उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। वही सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। रीजनिंग की वीडियो, मैथ्स की वीडियो और जनरल स्टडीज की वीडियो आपको लगातार यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, और जो लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े नहीं हैं, वो लोग जुड़े आइए। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या है और किस तरह से रेलवे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक अनुमानित दूरी की लंबाई। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि दूरी, अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट, तो ये जूल और केल्विन तो होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जूल किसका होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और केल्विन किसका होता है? ताप का मात्रक होता है। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और जो लाइट ईयर्स होता है, डेफिनेटली ये दूरी की लंबाई है ना, दूरी का एक मात्रक है। बट यहाँ पे लाइट ईयर भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए क्या था? पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी। तो ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है। तो बहुत लंबी दूरी को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने पूरा यूनिट और मेजरमेंट सब कुछ बताया हुआ है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? बहुत ज़्यादा लंबी दूरी को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। ये भी एक क्या है? दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो वेक्टर राशि आपको बतानी है। तो वेक्टर राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसमें दिशा हो और क्या हो? परिमाण। ठीक है, डायरेक्शन हो और क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, यानी दिशा परिमाण दोनों हो। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये अदिश राशि है, वजन भी अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है। तो क्या होगा? वेग आपका सदिश राशि होगा, क्योंकि वेग इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने? विस्थापन अपॉन टाइम, है ना। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये होता है वेग। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि विस्थापन की इकाई क्या होगी? मीटर, और टाइम की इकाई क्या होगी? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए, वेक्टर पूछा हुआ है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अभी मैंने बताया। ठीक है, और एक चीज आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर जाता है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस किए रहिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, ये बोला गया है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन की दर होती है, यानी विस्थापन बटे समय, और उसको क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बोल रहा है ना कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन यानी विस्थापन, और विस्थापन और परिवर्तन की दर मतलब विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। आपसे देखिए क्या बोला है? मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, प्रति यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन को क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। घनत्व का जो मात्रक होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब ये मात्रक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दबाव को नापा जाता है। तो देखिए, दबाव को किससे नापा जाता है? तो ध्यान दीजिए, दबाव जो होता है, जो प्रेशर होता है, वो हमेशा एफ अपॉन ए होता है। मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर आपने डाला वही कितना फोर्स आपने लगाया वही क्या होता है? आपका प्रेशर होता है। तो यानी जो प्रेशर होता है वो बल और क्षेत्रफल से मतलब रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल अपॉन क्षेत्रफल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो दबाव का मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, ये एसआई मात्रक होता है। और इसी को पास्कल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दबाव की एसआई इकाई क्या है? देखिए, दबाव की एसआई इकाई अभी मैंने बताया, न्यूटन पर मीटर वर्ग मीटर।
न्यूटन पर मीटर यानी वर्ग मीटर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से विषम को चुने। इसमें मतलब डिफरेंट कौन सा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे गति है ना, गति और वेग सब एक ही जैसे हैं। गति का और वेग का एक जैसा रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, संवेग है, उस और एक क्या है, विस्थापन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। अगर आप ध्यान दीजिए कि जो संवेग है, संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, ठीक है, एक सदिश राशि होता है। वेग क्या होता है, वेग भी एक सदिश राशि होता है। और विस्थापन की भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। बट गति ये क्या है, अदिश राशि है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गति क्या हो रही है, एक अदिश राशि है। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए बोला है गति, समय, त्वरण और द्रव्यमान। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि गति, द्रव्यमान और त्वरण, इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है ना। गति का मात्रक मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम हो सकता है। बट समय एक ऐसा यूनिट है जिसका हर एक स्थिति में, चाहे वो एमकेएस में पूछा जाए, चाहे सीजीएस में पूछा जाए, चाहे एफपीएस में पूछा जाए, हर एक स्थिति में इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस समूह से बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बी आपका सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी का घनत्व क्या है। पानी का घनत्व आपसे पूछा हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि पानी का घनत्व क्या होने वाला है यहाँ पे। तो जो पानी का घनत्व है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 किलोमीटर क्यूब। इसको ध्यान रखिएगा, पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोमीटर क्यूब। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अब दो तीन चीजें और आप नोट कर लीजिए कि जो बर्फ होता है, जो बर्फ का घनत्व होता है 920 किलो मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद जो पानी होता है, इसका घनत्व होता है 1000 किलो पर मीटर क्यूब। उसके बाद एक और आता है, हाँ, लोहा का पूछा जाता है आपसे। तो लोहा का घनत्व हो जाता है 7800 किग्रा पर मीटर क्यूब। उसके बाद पारा की अगर बात करें, तो जो पारा का घनत्व होता है 13600 किग्रा पर मीटर क्यूब। तो इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिए। तो आपसे पानी का पूछा है तो 1000 किलो अपॉन मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैलन, देखिए गैलन आपको याद होगा, द्रवों के जो द्रव होते हैं उसके आयतन को नापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो रहा है ना। गति के लिए, कंटेनर के लिए, कंटेनर को बैरल के संबंध में, ये सब चीजें बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और एक गैलन जो होता है, एक गैलन, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, यूएस की, ये होता है 3.785 लीटर। एक गैलन होता है 3.785 लीटर, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है। तो ध्यान दीजिए, चुंबकत्व तो बिल्कुल गलत है, गुरुत्वाकर्षण भी गलत है, और गति के कारण ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। ऐसे भी आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है ना। जो फर्स्ट लॉ था, क्या कह रहा था कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। तो जड़ता के कारण वो हटता नहीं है। रखी हुई किताबों का जो ढेर है, जड़ता के कारण वैसे ही रहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यक्ति के लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। तो ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक। व्यक्ति, ठीक है, यदि लिफ्ट जो है अगर मान लीजिए ऊपर की ओर जा रही है तो वजन क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो वजन इसका कम होता हुआ प्रतीत होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है, वजन पे क्या असर पड़ेगा, है ना। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बट अगर ये बोलता कि ऊपर की ओर जा रही है तो क्या फर्क पड़ेगा, नीचे की ओर आ रही है
तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप बता सकते थे कि बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप इसको नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ के अनुसार पीछे करता है। भाई जब वो कैच करता है तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे करता है। तो ऐसा क्यों करता है, तो यहाँ देखिए पहला कह रहा है कि वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, ठीक है। संपर्क के समय में क्या लगे कि थोड़ा और समय लगे, आराम से है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाए। भाई समय, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने फेंका, अगर उसको आप आने में आराम से लेंगे, जैसे ऊपर ही उसको अगर कैच कर लीजिए तो आपको क्या होगा, उस पर थोड़ा ज्यादा जोर पड़ेगा। बट वो थोड़ा सा और ट्रेवल करके आराम से अगर आता है तो उसमें बल की कमी आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा करता है कि चोट न लगे और आराम से गेंद पकड़ में आ जाए, और जब तेजी से अगर अपने हाथ आपके हाथ से नहीं टकराएगा तो बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एक कार मोड़ लेती है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है। देखिए तनाव बल गलत है, घर्षण बल बिल्कुल गलत है, केंद्राभिमुख बल बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल होता है जो बाहर की तरफ धक्का देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है। सीधी सड़क पे एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है, आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए कार का त्वरण शून्य है, बिल्कुल ये तो गलत है। कार का त्वरण शून्य है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या उसके वेग में चेंजिंग नहीं होगा, वेग में चेंजिंग होगा, त्वरण शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। कार का वेग लगातार बदल रहा है। भाई सीधी सड़क पर समान त्वरण से चल रहा है तो वेग क्या होगा, लगातार बदल रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार का वेग लगातार बदल रहा होगा, बिल्कुल सही है, कार का वेग लगातार बदल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्या बोला, त्वरण लगातार बदल रहा होगा। त्वरण लगातार बदल नहीं रहा होगा क्योंकि पहले ही लिख रखा है कि समान त्वरण से, है ना। तो सी तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। वेग, कार का वेग शून्य होगा, जब वेग शून्य होगा तो चलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होने वाला है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को जज करना होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अगर 17 को अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो क्रीम को जब अलग किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, अपकेंद्रीकरण, ठीक है। निस्तारण, आंशिक आसवन, क्रिस्टलीकरण सब गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण, ठीक है। अपकेंद्रीकरण से किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए अब केंद्रीय बल कार्य करेगा, उसके केंद्र की तरफ लगेगा। अदरवाइज जो अब केंद्रीय होता है केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। अब रोलर कोस्टर में अगर सवारी करना है तो अब केंद्रीय बल यानी केंद्र की तरफ लगना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए केल्विन तो होना नहीं है, पास्कल होना नहीं है, वोल्ट होना नहीं है। वोल्ट विभव की इकाई है, केल्विन ताप की इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। तो बल की इकाई क्या हो गई, न्यूटन हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से, अगर किसी वस्तु के तरल पदार्थ पे अगर रखते हैं तो ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। तो ऐसे दबाव को बोला जाता है बायंट फोर्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसे दबाव को क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स, ठीक है। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वगामी बल लगता है उसे बोलते हैं उत्प्लावक बल यानी बायंट फोर्स। इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है, ठीक है। कौन सा विकल्प यहाँ पे घर्षण का गलत उदाहरण है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। पहला दिया है फर्श पर ढकेला गया वॉशिंग मशीन, यहाँ तो घर्षण होगा। बर्फ में स्लेज का पिघलना, यहाँ भी घर्षण होगा। व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर सरकना, यहाँ तो बिल्कुल होगा। व्यक्ति द्वारा भारी वजन उठाना, देखिए व्यक्ति द्वारा जब भारी वजन उठाएंगे तो यहाँ पे घर्षण बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जब वजन उठाने की अगर आप बात करेंगे
तो ये मतलब एक कार्य किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे घर्षण की बात होनी नहीं है, ठीक है। जब कार्य करेंगे तो वहाँ पे घर्षण की बात नहीं होगी। वजन जब उठाएंगे तो यहाँ एक कार्य होगा और W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे घर्षण की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है। अब जहाजों की गति में वृद्धि, अब जब जहाजों की गति में वृद्धि होती है तो किस चीज पे आधारित है, ये आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर सीधे सीधे कौन सा दिख रहा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। बाकी सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जहाजों की वृद्धि में जहाजों की गति में जो वृद्धि होता है वो क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब उन्होंने क्या बोला था कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। मतलब कोई चीज अगर द्रव में पूरी तरह से डुबो देंगे या आंशिक रूप से अगर डुबोएंगे तो उसके वस्तु के भार में कमी हो जाएगी। तो ऐसा आर्किमिडीज ने बोला था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पे क्या होता है, जहाजों की गति में वृद्धि होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है, ठीक है, जब शीर्ष पे वो पहुंचेगा तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन मिलने वाली है, ये आपसे पूछा गया है कि जब वो शीर्ष पे पहुंचेगा तो उस समय क्या होगा। वेग एवं त्वरण शून्य होता है, वहां पे वेग शून्य हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, वेग शून्य हो जाएगा बट त्वरण की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेग कुछ था वहां पे कुछ चेंज हो गया तो कुछ तो त्वरण होगा। अगला कह रहा है वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही है कि वेग शून्य हो जाएगा, ठीक है, बट त्वरण लगभग 10 मीटर यानी 9.8, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होने वाला है। वेग 10 हो ही नहीं सकता, वेग में कोई वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर जब फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेग शून्य हो जाएगा और त्वरण कुछ रहेगा। तो और त्वरण कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से नहीं है। तो केपलर के नियमों में से नहीं है, ये आपसे बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सूर्य वाला उन्होंने दिया था। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा खंड समय के अंतराल के दौरान बाहर क्षेत्रफल से बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग ग्रहपथ के अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि बोला है ना टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब अगला क्या बोला है, कच्ची अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे केपलर के नियम में शामिल नहीं है, ठीक है, डी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपने पढ़े हुए हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो ग्रह जो चलते हैं ना, उनका जो ग्रह पथ होता है उनका सामान्य आकार क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अंडाकार नहीं होता, गोलाकार नहीं होता, शंक्वाकार नहीं होता, कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, जैसे पैराबोला चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सौर परिवार में ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। उपग्रह क्या करते हैं, ग्रह के चारों ओर करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला है कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो सर्वप्रथम दिया गया था एक गैलीलियो के द्वारा, ठीक है, सॉरी नहीं गैलीलियो के द्वारा नहीं दिया गया था, सर्वप्रथम ये दिया गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होने वाला है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने बोला था कि सबसे पहले एक खगोल शास्त्री थे, यूरोपियन थे, ठीक है। ये सबसे पहले कौन थे, यूरोपियन खगोल शास्त्री थे, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन थे। इन्होंने क्या बोला था कि जो पृथ्वी है अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। पृथ्वी क्या है, अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। इसका मतलब जो हुआ कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है, हीलियो यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रिक मॉडल,
इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। तो इन्होंने ही बोला था, ये सबसे पहले यूरोपियन खगोल शास्त्री थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑप्शन तनाव। वस्तु पे लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु पे जब लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको क्या कहा जाता है? वेट कहा जाता है। जड़ता नहीं कहा जाता, वर्क नहीं कहा जाता, तनाव नहीं कहा जाता है, क्या बोला जाता है? वेट कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है, भार कहा जाता है, वेट कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे बोला हुआ है कौन सा कथन सत्य नहीं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता क्या है, मिस्टेक हो जाता है और बस हम लोग ऐसे ही टिक कर देते हैं, जो सत्य है उसी पे कर देते हैं ना। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, तो इसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण आकृति, आकार और शरीर के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। बिल्कुल सही है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पे कम होता है, ये भी सही है। अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होगा, ये गलत है, ठीक है। तो वहां पे वजन भारी होता है जब ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सत्य नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है, 38 केजी है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सोचिए कि अगर पृथ्वी पे अगर आपका वजन 38 केजी है तो बुध पे आपका वजन कितना होगा? तो बस कुछ नहीं करना है, कोई भी वजन दिया गया हो, है ना, कोई भी वजन दिया गया हो पृथ्वी पे, उसको अगर किसी ग्रह पे वजन निकालना हो तो क्या करना होता है? 9.8 से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। 9.8 से क्या कर देना होता है? डिवाइड कर देना होता है। तो बुध ग्रह पे आपको वजन पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे समस्या ये है कि 9.8 है। अच्छा, हाँ सॉरी, बुध पे जब वजन पूछा है ना, बुध पे वजन क्या होगा, तो देखिए पृथ्वी पे अगर 38 केजी है तो बुध ग्रह पे कितना होगा? तो जी से तो आपको करना ही करना है डिवाइड, और प्लस में क्या करना है? 3.7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3.7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए लगभग ये कितना आ रहा है? ये 38 है, इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 4 मान लेते हैं। तो देखिए 4 से कट जाएगा 2 बार में, 5 कट जाएगा, है ना, 5 से इसको कट कर देंगे, 5 से 35, फिर उसके बाद 3 0, 5 6 के 30। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, यानी लगभग 15.2 आ रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। थोड़ा मैंने वैल्यू ज्यादा लिया था तो इसकी वजह से ज्यादा आ गया, तो ऑप्शन डी सही होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें कह रहा है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो एकदम आपको याद होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि पलायन वेग होता क्या है। जैसे किसी वस्तु को अगर हम लोग यहाँ से पृथ्वी से उठा के फेंक दें तो क्या करें, वो पृथ्वी की सीमा को, है ना, पार कर जाए, उसको बोलते हैं पलायन वेग। तो कितना होता है पृथ्वी की सतह पे पलायन वेग कितना हो जाता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बादल आकाश में तैरते कब हैं? तो अगर बादल की बात करें तो ये क्या होता है कि कुछ पानी हो गया, है ना, और बर्फ के क्रिस्टल वगैरह होते हैं, उनसे मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो उनसे मिलके बने होते हैं, तो होता क्या है, तो जो यहाँ से क्या होता है कि इसका घनत्व, जब जैसे पानी और बर्फ से मिलके बने हैं तो इनका घनत्व तो बहुत कम होता है, ठीक है। इनका घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। अब घनत्व तो कम होता है, और एक तो आपको पता है कि पृथ्वी की सतह से जो गर्म हवा है ना, जो गर्म हवा है वो क्या करती है? ऊपर की तरफ बढ़ती है। गर्म हवा क्या होती है? ऊपर की तरफ निकलती, सतह के ऊपर जाती है, तो क्या करती है? इसका घनत्व जब कम होता है तो ये तैरने लगते हैं। जो बादल होते हैं क्या होते हैं? तैरने लगते हैं, ठीक है। बादल पानी और बर्फ से मिलके बनते हैं, ठीक है। पानी और बर्फ के क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे, और उसका घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। और पृथ्वी सतह से जो गर्म हवा ऊपर की तरफ निकलती है वो क्या करती है? इनको अंतरिक्ष में तैराए रखती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से तैरते हैं। तो किस कारण से तैर रहे हैं? मेन रीजन है आपका कि घनत्व कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे एक अधिकथन और एक कारण दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है।
तो चलिए इसका आंसर बताते हैं, देखते हैं। बोला है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। तो वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि वेग बराबर क्या बोला है, आवृत्ति यानी एन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बोला है कि जब वेग स्थिर रहे और तरंग दैर्घ्य आधी कर दिया जाए, मतलब वेग इतना ही रहे और तरंग दैर्घ्य को λ/2 कर दिया जाए तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, ठीक है, दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, एन लैम्डा मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों सही है, क्योंकि देख लीजिए कि अगर ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो एन लैम्डा के इक्वल यानी वी के इक्वल ही तो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। तो बस इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। जैसे विमान कोई है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे अगर वो उड़ रही है तो उस कंडीशन में जो विमान के अंदर का दाब होगा वो क्या होगा, है ना। बाहर के दाब से कम होगा? नहीं भाई, बाहर के दाब से कम नहीं होगा। अगर बाहर के दाब से अगर कम रहेगा तो दबाव के कारण वो उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। बाहर के दाब से ज्यादा होगा? नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बाहर के दाब से ज्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनमाना उड़ने लगेगा अगर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो तीसरा क्या बोला है, बाहर के दाब जितना ही होता है, बिल्कुल सही है, जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। वायु पंप के द्वारा उसको बराबर रखा जाता है कि अंदर का दाब और बाहर का दाब क्या रहे, सेम रहे, जिसके कारण वो आराम से उड़ सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्लियर है, सबको मजा आ रहा है? लाइक कर दीजिए सब लोग। प्लास्टिंग नहीं है, ब्लास्टिंग है। ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है। ब्लास्टिंग पेपर क्या करता है, स्याही को सोखता है। तो उसका मेन रीजन क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे कागज की खुरदरी प्रकृति बिल्कुल गलत है। खुरदुरा है तो ऐसा नहीं कि सोख लेगा, ठीक है। परासरण, ये भी बिल्कुल गलत है। कैपिलरी प्रक्रिया बिल्कुल सही है, कैपिलरी प्रक्रिया ये बिल्कुल सही है, सोखना गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। अब कैपिलरी प्रक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यह प्रक्रिया, देखिए जो कैपिलरी प्रक्रिया होती है, आपको पता है कि आपने किस में पढ़ा है, केशिकाओं में। यह प्रक्रिया केशिकाओं सॉरी यह प्रक्रिया केशिकाओं में होती है, ठीक है। इसमें क्या करें, एक ब्लाटिंग पेपर, सॉरी ब्लास्टिंग बार बार पढ़ रहे हैं, एक ब्लाटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो अभी मैंने बताया केशिका यानी कैपिलरी क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चाकू किसका उदाहरण है। अब चाकू किसका उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो लीवर, वेड्ज, इंक्लाइन प्लेन, पुली। तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या दिख रहा है, सबसे सही आंसर क्या मिल रहा है, वेड्ज मिल रहा है, ठीक है। तो चाकू वेड्ज का एक उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वेड्ज एक प्रकार का साधारण यांत्रिक उपकरण होता है। जो वेड्ज होता है एक प्रकार का साधारण यांत्रिक उपकरण होता है, साधारण यांत्रिक उपकरण होता है, इसीलिए इसको वेज में रखा गया है, ठीक है। बाकी लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली वगैरह ये दूसरी चीजें होगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यांत्रिकी का ये चैप्टर था, है ना, एक चैप्टर ये फिजिक्स से था और यहाँ पे 37 क्वेश्चन है और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब पूछे जाते हैं। जो अगला चैप्टर है हीट का रहेगा, उसको मैं भी करा दूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।